नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप HPRC के ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न भी देखेंगे और पेपर 1 के एग्जाम का पैटर्न भी देखेंगे तो वहां पर करंट अफेयर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। ये करंट अफेयर डेली, वीकली, मंथली जैसे भी बनते हैं वो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और यहाँ पर हर एक करंट अफेयर जो है, हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में लिंक कर तो आपका जो है वो सही हो सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं सेवा तीर्थ इज द न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। तो अभी देखो सेवा तीर्थ जो है वो एक नए कार्यालय का नाम रखा गया है। तो बोलते हैं कि सेवा तीर्थ किस कार्यालय का नाम जो है वो रखा गया है। सेवा तीर्थ नाम रखा गया है PMO का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो है वो नया नाम सेवा तीर्थ जो है वो रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो अभी तक चेंज किए गए हैं उसमें से, परंतु पहले बोलते थे कि PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते थे, परंतु अब उसको सेवा तीर्थ जो है वो बोला जाएगा क्योंकि दिसंबर 2025 में इसका नाम सेवा तीर्थ कर जो है वो रख दिया गया है। वैसे ही जो है वो इंडिया का जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसका नाम भी जो है वो बदल कर जो है वो कर्तव्य भवन जो है वो रख दिया गया है। कर्तव्य भवन जो है वो अब सेंट्रल सेक्रेटरीट को बोला जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट है। वैसे ही जितने भी राजभवन है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का राजभवन है, राजभवन मतलब जहाँ पर गवर्नर रहते हैं, उनको जो है वो नया नाम दिया गया है, उनको लोक भवन जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, लोक भवन इनको बोला जाएगा। और दिल्ली का जो आइकॉनिक एक राजपथ हुआ करता था ना, जिसको किंग्स वे इंग्लिश में बोलते थे, कहते थे कि राजपथ, तो अब राजपथ उसको नहीं बोलते, उसको कर्तव्य पथ जो है वो बोला जाता है। और कर्तव्य पथ नाम जो है वो सितंबर 2022 में जो था वो दिया गया था। ये रिवाइज करवाया जा रहा है क्योंकि कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन में आपको जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्तव्य भवन सेंट्रल सेक्रेटरीट को बोलेंगे और कर्तव्य पथ जो है वो बोला जाएगा किसको, दिल्ली का जो आइकॉनिक राजपथ है उसको। तो ये सब आपने जो है वो नोट किया यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द पार्लियामेंट हैज पास्ड द न्यू VBG रामजी बिल दैट विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में संसद ने जो है वो नया VBG रामजी विधेयक जो है वो पारित किया है, निम्नलिखित में से ये किसका स्थान जो है वो लेगा। अगर हम बात करें कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये VBG रामजी बिल जो है वो पास किया गया है, इसको तो प्रेसिडेंट के द्वारा अभी जो है वो मंजूरी मिल गई है। तो ये जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा जिसको आप बोलते थे उसको ये रिप्लेस करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर 1 में ये ट्रेंड पहले देखा गया था, अब ये HPRC के ऑनलाइन एग्जाम में भी ट्रेंड देखा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाए। तो इसको पहले ध्यान रखिए कि जो VBG रामजी है इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसको बोला गया VBG रामजी बिल और ये 2025 का बिल है। इसको लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 16 दिसंबर 2025 को इसको लोकसभा में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा ने इसको 18 दिसंबर को जो था वो पास कर दिया। फिर उसके बाद जो है ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इसको 18 दिसंबर 2025 को जो है वो पास कर दिया। प्रेसिडेंट के बाद गया, उसके बाद मंजूरी के लिए, और प्रेसिडेंट ने इसको जो है इसको मंजूरी दे दी। इसको 21 दिसंबर 2025 को जो था वो मंजूरी जो था वो दी गई थी। ठीक है जी, तो ये आपको पता चला कि इसको कब ये लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट ने इसको कब मंजूरी दी। अगर हम बात करते हैं इस बिल की कि ये बिल क्या स्पेशल प्रोविजन जो है वो करता है, इसमें जो है वो कहा गया है कि ग्रंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 125 डेज की। जो पहले मनरेगा हुआ करता था उसमें 100 दिनों की बात की जाती थी, परंतु अब इसमें जो है वो 125 डेज की जो है वो रोजगार मिलेगा। और ये पर रूरल हाउस हेल्ड पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो मिलेगा, मतलब पर फाइनेंशियल ईयर रोजगार देने की ये बात कही गई है, 125 दिनों का रोजगार देने की। अब बोलते हैं इसमें अगर आप मनरेगा की बात करते हैं तो उसमें जो है 100% अनस्किल्ड वे कॉस्ट किया जाता था, परंतु इसमें कुछ रखा गया है प्रपोर्शन। जैसे कि इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें 90:10 जो है वो रखी गई है सेंटर और स्टेट की। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, हिमालयन स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश भी हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और कुछ यूटीज आ जाती हैं इसमें जैसे कि जम्मू कश्मीर, उनमें 90:10 होगा, मतलब 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर देगी। 60-40 की रेशो रखी गई है। बाकी के जितने भी स्टेट
यूटी जो है हो जाते हैं, और 100% जो है वो सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि जहाँ पर जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप नहीं आएगा, अंडमान निकोबार हो गया आपका, और दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये ऐसी यूटीज़ हैं जहाँ पर विदाउट लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पर जो है वो 100% जो है वो सेंट्रल फंडिंग जो है वो इसकी रहेगी। तो वीवीजी रामजी बिल के बारे में आपको पता चल गया। इसका फंडिंग पैटर्न ध्यान रखना 90:10 इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल के लिए इसका पैटर्न फॉलो जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्सव को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है। ये किसको किया गया है? देखिए ये दीपावली को जो है वो किया गया है। दीपावली आपको पता है कि हमारा जो है वो हिंदू त्यौहार है, और दीपावली की बात करें तो दीपावली को यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि दीपावली यूनेस्को की जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में जो है वो शामिल हुआ है। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो है वो क्या क्या इंडिया में जो है वो भी ऐड किया गया। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है, यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें जो है वो भगवत गीता और जो नाट्य शास्त्र है उसको जो है वो ऐड किया गया है। 2025 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैं उनको भी ऐड किया गया है। ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हैं ये 12 फोर्ट आते हैं, जिनमें से कुछ फोर्ट महाराष्ट्र में और कुछ फोर्ट तमिलनाडु में जो है वो आते हैं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हो गया, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दीपावली हो गया, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हो गया। यहाँ इन तीनों में से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बनेगा ही बनेगा। देखिए अगर आपको याद है, अगर काफ़ी टाइम से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें पहले तो जो है वो इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐड की जा चुकी हैं, जैसे कि अभी तो दीपावली को किया गया। इससे पहले गुजरात का जो गरबा है वो ऐड हो चुका है 2023 में। गरबा अपने गुजरात का ध्यान रखना है। गरबा के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा जो कोलकाता की है वो 2021 में जो है वो ऐड हो चुकी है। ये दुर्गा पूजा उस टाइम भी हमने करंट अफेयर्स में ये चीज़ें जो था वो पढ़ी थी। और इससे पहले 2017 में जो कुंभ मेला हुआ था उसको भी जो है वो ऐड यहाँ पर किया जा चुका है। 2016 में योगा को ऐड किया गया। तो ये हमने लास्ट के 3-4 सालों का जो है वो पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडिया की लास्ट की 3-4 सालों से जो है कौन कौन सी आइटम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया वॉन द फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि भारत ने जो है वो किस देश को हराकर पहली बार ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जो है वो जीता है। अगर हम बात करते हैं इस ब्लाइंड T20 महिला विश्व कप की, तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। अब ये तो पता चल गया कि इंडिया ने जो है वो इसको जीता है, परंतु इंडिया ने हराया किसको है? तो इंडिया ने यहाँ पर जो है वो किसको, नेपाल को जो है वो हराया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल को इंडिया ने कितने विकेट से हराया है? 7 विकेट से जो है वो हराया है। क्योंकि एग्जाम में बड़े माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही पूछ ले जाए कितने विकेट से हराया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 7 विकेट से जो है वो इंडिया ने नेपाल को यहाँ पर हराया है। अब ये जो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये पहली बार हुआ और इसको जो है वो किसके द्वारा होस्ट जो है वो किया गया? इसको जो है वो होस्ट किया गया इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। इंडिया और श्रीलंका के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया। तो होस्ट करने वाली कंट्रीज भी ध्यान रखनी है, खासकर जब अपने इंडिया का नाम यहाँ पर आ जाता है कि इंडिया ने इसको होस्ट किया था और इंडिया के साथ श्रीलंका भी साथ में था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अच्छा, इससे पहले देखिए 2 नवंबर 2025 को जो है वो इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसके द्वारा भी जो है वो ICC वुमेन 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो था वो जीता गया था। और इसमें जो है वो इंडिया ने किसको डिफीट किया था? तो इसमें इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका को जो था वो डिफीट किया था बाई 52 रन जो था वो डिफीट यहाँ पर किया गया था। और ये जो है वो DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में जो था वो इसको जो है वो डिफीट किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है इंडिया की, वो ICC वुमेन्स 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है और वहाँ पर इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका को जो था वो हराया था। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं क्रिकेट से संबंधित।
अच्छा, ये जो वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप था ना, इसमें हिमाचल की भी प्लेयर थी रेणुका ठाकुर, और रेणुका ठाकुर को सरकार ने जो है वो 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान भी जो है वो किया है। अब रेणुका ठाकुर के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है कि रेणुका ठाकुर जो है वो कौन से जिले से जो है वो संबंध रखती है। तो गिरिराज पत्रिका में ये हमने पढ़ा भी है कि रेणुका ठाकुर जो है शिमला जिले से जो है ये संबंध रखती हैं। रेणुका ठाकुर शिमला जिले से संबंध रखती हैं। ये सब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT, JBT और पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि कमियों को एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब इसमें कितना आपको पढ़ना है, क्या काम का है, अगर आप इस तरह से कवर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर टेस्ट सीरीज को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज में एक बात ध्यान रखना है कि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो टाइमली जितना हो सके उतना ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी की सारी बात यह है कि आप कितना याद रख पाते हैं, कितना आंसर कर पाते हैं, और वो भी सही आंसर कितना कर पाते हैं। चलिए जी, इतना सब जानने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसको बनाया गया है। अगर हम बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो अभी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो बनाए गए हैं। ये बनाया गया है श्री राज कुमार गोयल को। श्री राज कुमार गोयल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनको जो है वो अपॉइंट किया गया। अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया। सितंबर 2025 से ये पोस्ट जो था वो, या फिर ये सीट जो था वो खाली ही थी। अब नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बना दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में जो है वो कौन कौन होता है, तो इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं। बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसमें अमित शाह को जो था वो बनाया गया था। फिर यही रिकमेंडेशन आगे चलकर जो है वो जाती है प्रेसिडेंट के पास, जो भी नाम सुजेस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट उनको जो है वो शपथ दिलवा देती है। अगर हम बात करें यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यहाँ पर RTI की बात होना ज़रूरी है। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है, RTI के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट था ये कब जो है वो अप्रूव किया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो 2005 में जो था अप्रूव किया गया। 2005 का ये एक्ट है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसके ऊपर पक्का कहीं ना कहीं पर MCQ आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है संजय मल्होत्रा का नाम दिया गया है। संजय मल्होत्रा जो है वो गवर्नर हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, RBI के जो है ये गवर्नर हैं। और संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं। ये RBI के 26 नंबर के गवर्नर जो था वो बने थे। यहाँ पर सूर्यकांत का नाम भी जो है वो दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत का नाम आपने ध्यान रखना है। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस हैं। 53rd नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का नाम भी जो है वो दिया गया है। ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज्ञानेश कुमार हैं। और ज्ञानेश कुमार जो है वो 26 नंबर के ये चीफ जस्टिस जो था वो बने थे। ज्ञानेश कुमार 26 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो था वो बने थे। तो इतना सब आप यहाँ से नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो बोलते हैं कि अभी एक कंट्री ऐसी है जिसने सोशल मीडिया को जो है वो बच्चों के लिए बैन कर दिया है, जो कि 16 साल से नीचे के हैं। तो 16 साल के नीचे अंडर 16 जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पहल ली गई है अभी कि जितने भी बच्चे अंडर 16 हैं उन सभी को जो है वो सोशल मीडिया बैन चलाने पर जो है वो रोक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी आए, क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए? अच्छा, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जो इंडिया में सोशल मीडिया है ये बच्चों के लिए बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट कर बता दीजिए कि आपकी इसमें क्या राय है।
थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग होना ज़रूरी है, और जब इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको भूलेंगे भी नहीं। हम कुछ ऐसे बैन्स की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे बैन लगाए गए। अब देखिए, ऐसा ही बैन एक नेपाल के द्वारा भी जो था वो लगाया गया था। नेपाल ने जो है वो जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स थी उनके ऊपर बैन लगाया था सितंबर 2025 में। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सितंबर 2025 में सोशल मीडिया की जो अनरजिस्टर्ड साइट थी उनके ऊपर किसने बैन लगाया था? तो उनके ऊपर नेपाल ने बैन लगाया था। और नेपाल ने जो है वो, इससे पहले हमें देखने को ये भी मिला है कि नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे चैनल्स के ऊपर जो है वो बैन लगाया, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो बैन लगाया, और वहां से ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। नेपाल में जेन जी एक आंदोलन जो है वो उठ खड़ा हुआ और उसने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया, तख्ता पलट हो गया। नवंबर 2025 की बात करते हैं तो इंडिविजुअल जो कि 15 साल से कम के हैं उनके ऊपर भी जो है वो बैन लगाया गया है सोशल मीडिया एक्सेस का। तो वो डेनमार्क के द्वारा जो है वो ऐसा बैन लगाया गया है। तो अंडर 15 इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो बैन लगाया गया है डेनमार्क के द्वारा, और ये सोशल मीडिया एक्सेस के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर यहाँ से बहुत असर जो है वो होता है, और इसलिए ये बैन जो था वो लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं Who was named the World Athlete of the Year Men in 2025? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसको जो है वो दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की अगर हम बात करते हैं 2025 का, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है आर्मेंड डुप्लेनेटिस को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो आर्मेंड डुप्लेंटिस हैं इनको जो है पुरुषों की श्रेणी में जो है ये दिया गया है। ये स्वीडन के जो है वो प्लेयर हैं, स्वीडन के जो है ये एथलीट हैं। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो ये दिया गया है लिया सिडनी मैकलॉन्गलिन लेवरॉन को। ये यूएसए की जो है वो है। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नाम इनका मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिडनी मैकलॉन्गलिन लेवरॉन, इनका नाम ध्यान रखना है। इनको महिलाओं में जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ से मैन वुमेन का ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे अगर पूछे गए, इंपॉर्टेंट है वैसे, याद रखना है इन दोनों क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? है ये 2024 का, परंतु 2025 में दिया गया। देखो 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है उससे जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? वो मिचेल बैचलेट्स को किया गया है। ऑप्शन ए आपने ध्यान रखना है। अब मिचेल्स को ये प्राइज जो है वो दिया गया है। आपने ध्यान रखना है कि जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, यानी कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है, ये जो है वो 1986 में जो था वो 1986 में जो था वो स्थापित किया गया, या फिर तब से जो है वो दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, पहली जो महिला प्रधानमंत्री भारत की हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उनकी याद में जो है वो इसको बनाया गया है। और इसमें जो है वो 25 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। अब ये दिया किसको जाता है? जो भी इंटरनेशनल में जो है वो पीस को प्रमोट करते हैं उनको ये दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया ये आपको पता चल गया। इससे पहले भी जो है ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को दिया जा चुका है। जैसे कि इसरो को भी ये एक बार दिया जा चुका है। इसरो को ये 2014 में जो था वो दिया गया था। इसरो के अलावा ये प्रधानमंत्री जो भारत के हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उनको भी दिया जा चुका है। उनको 2017 में जो था ये दिया गया था। ठीक है। और एक प्रथम एनजीओ है, प्रथम एनजीओ को भी ये दिया जा चुका है। प्रथम एनजीओ को ये 2021 में जो था वो दिया गया था। यूनिसेफ को भी दिया जा चुका है। यूनिसेफ को ये 1989 में जो था वो दिया गया। कब? 1989 में यूनिसेफ को दिया गया था। अच्छा, अगर आपको नहीं जानकारी कि ये यूनिसेफ क्या है तो यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिसेफ का सबसे पहले तो पूरा नाम ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये यूनिसेफ का पूरा नाम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका पूरा नाम आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इस यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी और 1989 में इसको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। जब शांति की यहाँ पर बात हो ही रही है तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसको दिया गया 2025 में? नोबेल पीस प्राइज जो है वो वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है जिनको ये दिया गया। उनका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। उनका नाम मारिया कोरिना माचादो है। मारिया कोरिना माचादो इनका जो है वो नाम है। इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है 2025 का। तो ये पक्का पूछा जाएगा नोबेल पीस प्राइज।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? मिस यूनिवर्स का जो टाइटल जीता गया है 2025 का, वो जीता गया है किसके द्वारा? फातिमा बॉश के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, फातिमा के द्वारा ये जीता गया है। इसको हम डे 1 डे 2 की सीरीज में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में भी मिस यूनिवर्स इस बार रहा। तो ये दिया किसको गया ये आपको पता चल गया किसको दिया गया। अच्छा, ये कौन सी कंट्री की है ये भी पता होना चाहिए, और ये इवेंट हुआ कहाँ पर मिस यूनिवर्स का इवेंट, तो ये भी पता होना चाहिए। ये जो फातिमा बॉश हैं ये जो है वो कहाँ की हैं? ये जो है वो मैक्सिको की हैं जिनको ये दिया गया है। और ये जो इस बार हुआ इवेंट ये कहाँ पर जो है वो हुआ? तो ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में तो ये हुआ था, परंतु इसकी थीम भी रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी द पावर ऑफ लव कर इसकी थीम रखी गई थी। अब इसमें जीतने वाले का नाम आपको पता चल गया। इसमें रनर अप कौन रहा? तो रनर अप इसमें जो है वो जो थाईलैंड की प्रवीणार सिंह थी, वो जो है वो इसमें रनर अप जो था वो रही थाईलैंड की। और इंडिया की ओर से जो है वो इसमें किसने जो है वो पार्टिसिपेट जो था वो किया था? तो इंडिया की ओर से जो है वो इसमें किसके द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया था? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया था। अच्छा, मिस यूनिवर्स जो है वो टाइटल जो है वो इंडिया के द्वारा कब कब जो है वो जीता गया है? तो इंडिया के द्वारा सबसे पहली बार ये सुष्मिता सेन ने जो था वो जीता था। सुष्मिता सेन ने जो था वो इसको 1994 में जो था वो जीता था। लारा दत्ता के द्वारा भी ये जीता गया था। लारा दत्ता ने इसको कब जीता था? वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने इसको जो था वो जीता था। और हरनाज कौर संधू ने भी जो था वो इसको जीता था। हरनाज कौर संधू ने कौन सी ईयर में जीता था? इनके द्वारा 2021 में जो था वो इसको जीता गया था। तो 3 बार इंडिया की ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है? यहाँ पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो दिया गया है। क्या ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है? और इंटरनेशनल जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे दिया गया है। क्या ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है? और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिया गया है। क्या ये 14 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है? तो यहाँ पर बोला गया है विच वन इज करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली सही तरीके से जो है वो मैच जो है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पर एंटी करप्शन डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि 8 दिसंबर को। तो ये 9 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है? नहीं, ये 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। ये 22 दिसंबर को जो है वो हर साल मनाते हैं। 22 दिसंबर को इसको मनाते हैं। और यहाँ पर ह्यूमन राइट डे दिया गया है। ये ह्यूमन राइट डे जो है वो क्या 22 दिसंबर को मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे देखो 22 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, ये 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है हर साल। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिया गया है। क्या ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली एक ही दिन बचता है, और ये बिल्कुल सही है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो हर साल हम 14 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट डेज की थीम भी एग्जाम में पूछी जा रही है। तो ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 की क्या थीम थी? इसकी थीम थी यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अब ये जो ह्यूमन डे मनाया गया जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन राइट डे, ये जो ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया गया, इसकी क्या थीम रखी गई थी? इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम रखी गई थी ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल, ये इसकी थीम रखी गई थी। बाकी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और नेशनल मैथमेटिक्स डे की भी कोई ऐसा सच थीम थी नहीं। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे तो आपको पता चल गया कि ये 22 दिसंबर को मनाते हैं, परंतु हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़े हैं, पिछले साल भी, इस साल भी पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पर ये मैथमेटिक्स डे जो है वो कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जयंती इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो बोलते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट कर बताना है कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है। इससे पिछले एडिशन में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो
टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।